कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपका क्रैश कोर्स का डे 43 है और हम लोग 90 क्लास के 50% रास्ता तय करने वाले हैं, यानी 50% हमारा कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि 45 क्लासेस में हो जाएगा। और ये मान के चलिए, जैसे कई बच्चे कल लिख रहे थे सर तो मतलब इसी महीने कंप्लीट करा दीजिए या कंप्यूटर और रीजनिंग के क्वेश्चन को बढ़ा दीजिए, वो हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि एक ही साथ हर चीज़ अचानक से बता देना ये सही नहीं है। एक प्रॉपर तरीके से अगर पढ़ोगे, पिछली चीज़ें अगर आप अपने दिमाग में रख पाओगे, क्योंकि है तो रटने वाली चीज़, कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, ये क्रैश कोर्स इसीलिए चलाया गया कि आप इसको रट सकें, रटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जिन बच्चों ने पहले पढ़ा हुआ है, अच्छे से डीप स्टडी की है साथ में, उनको समझने में आसानी होगी। ठीक है, और जो आने वाला समय है इस क्रैश कोर्स के बाद, वहाँ तो फिर खैर जानते ही हैं, पूरा का पूरा डीप होगा, वहाँ फिर कोई शॉर्टेज नहीं होगी। और ये मान के चलिए ये अंतिम कोर्स है ग्रुप सी एग्जाम के लिए। ठीक है, देखिए डे 43 हम लोग शुरू करते हैं। 7th की हिस्ट्री भी एंड हो चुकी है, 8th अब यहाँ से शुरू हो चुकी है। ठीक है, लिखिए पहला, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का, ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। ये कहाँ का लिखा मैंने? बंगाल का लिखा है, ध्यान से समझना। ठीक है, बंगाल लिखा है। ये था बच्चों वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, ये ध्यान रखना। बंगाल की जगह अगर यहाँ पर टर्म लिख दिया भारत, ठीक है, यहाँ लिख दिया भारत और सेम होगा, यानी भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछेगा तो वहां हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और भारत का अंतिम पूछेगा, यानी भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम मतलब ब्रिटिश गवर्नर था। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अब देखो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं, वो कहते हैं सर ये गवर्नर नहीं था, ये वायसराय था। क्योंकि आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, एक चीज ध्यान रखना है। ठीक है, भारत का पहला वायसराय लिखा होगा, देखो भारत का पहला वायसराय, ये कुछ नहीं था, इसका नाम बदल दिया गया था, पदनाम चेंज हो गया था। ये था अपने आप में लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, यानी कैनिंग जो था पहला वायसराय था। और ये 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद 1858 ईस्वी से क्या हुआ, जो यहाँ पे आप लोग गवर्नर कह रहे हैं, यानी गवर्नर शब्द को क्या रिप्लेस कर दिया गया? वायसराय। तो अंतिम अगर आपका यहाँ पे गवर्नर नहीं लिखा होगा तो ब्रैकेट में वायसराय कर दो, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ठीक है, वायसराय या कैनिंग जो भी कहेगा। अब देखो तकनीकी आधार पे अगर थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछता है तो याद रखना, लॉर्ड कैनिंग जब ये वायसराय शब्द शुरू हुआ, उससे पहले ये गवर्नर शब्द था, तो कैनिंग ही उस पद पे बैठा हुआ था। यानी ये अपने आप पर अंतिम गवर्नर भी लिखा हो सकता है, कभी टेक्निकल आधार पर अगर क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, यानी अंतिम जो पूछेगा गवर्नर पूछेगा। यानी अब दो तरीके से क्वेश्चन है। देखिए अगर आपसे अंतिम गवर्नर पूछता है, अंतिम गवर्नर, ध्यान सुनना, पद के नाम के अकॉर्डिंग पूछता है तो कैनिंग हो जाएगा। कैनिंग विकल्प में नहीं है तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, वो वायसराय बोलते हैं उसको। ठीक है, या पेपर में जैसा शब्द लिखता है, मतलब ध्यान से समझना शब्द कैसा लिख रहा है। अगर वो लिखता है कि वायसराय कौन था, मतलब भारत का अंतिम, तो क्या बताओगे आप? लॉर्ड माउंटबेटन। बाई चांस उसने वायसराय की जगह गवर्नर शब्द ही यूज कर दिया और कैनिंग का नाम नहीं है, तब भी आप लॉर्ड क्या करोगे? माउंटबेटन। हाँ, शब्द का अगर घुमाने की कोशिश करेगा तो अंतिम वायसराय लिखेगा आप लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और पहला वायसराय लिख देगा कैनिंग, क्योंकि यहीं से वायसराय शब्द शुरू हुआ था। और अंतिम गवर्नर उस टाइम हो जाएगा कौन? क्योंकि गवर्नर शब्द क्या हो गया था? एंड हो गया था। ठीक है, इसके बाद आप लोग आगे देखना, जो ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया एक पुस्तक है, जेम्स मिल की, लिखो ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? जेम्स मिल की पुस्तक है। ठीक है, ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये जो पुस्तक है बच्चों, ये किसकी है? जेम्स मिल की, जेम्स मिल द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिखना है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन था उसका सही क्रम लिखो। भारत में यूरोपीय कंपनियों
का आगमन का क्रम, ठीक है। सबसे पहले याद रखना पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे? पुर्तगाली। फिर कौन आए थे? डच। फिर कौन आए थे? अंग्रेज। फिर कौन आए थे? फ्रांसीसी आए थे। लेकिन फ्रांसीसी से पहले अगर कभी कभी छोटा सा एक टर्म यूज करता है, उसमें डेन लिख देता हूं, ठीक है। डेन फिर फ्रांसीसी, डेन फिर फ्रांसीसी। यानी इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत में जो यूरोपीय कंपनियां आई थी उसका सही क्रम क्या होगा। तो ध्यान रखना पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी इस तरीके से आए थे, ठीक है। इन्हीं में से जो पहला आया था वास्को डिगामा आया था, वो किस देश का निवासी था पूछता है। देखो वास्को डिगामा, वास्को डी गामा, ठीक है। ये किस देश का निवासी था पूछेगा? पुर्तगाली। भारत आया था बच्चों, ये कब आया था? लगभग 1498 ईस्वी के आसपास ये कहाँ पहुंचा था? कालीकट के तट पे पहुंचा था, ठीक है। 1498 में पहली बार भारत में कालीकट के तट पे पहुंचा था। देखो 1498 में कहाँ पर आया था ये? कालीकट के तट पर। और कालीकट कहाँ पड़ता है? केरला में पड़ता है, ठीक है। जुमेरी नाम का एक व्यक्ति था, उसने इसका स्वागत भी किया था, आपने पढ़ा भी होगा। 1498 में कालीकट में आया था। अगला लिखो ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी। और भारत में उस टाइम शासक कौन था? अकबर था। भारत में कौन था उसमें? अकबर क्या कर रहा था? शासन कर रहा था, ठीक है। ध्यान रखना इसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब भारत मतलब ये 1600 ईस्वी में क्या हुआ था? ये भारत में मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी, ठीक। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है बंगाल के नवाबों का सही क्रम भी पूछ सकता है कभी आपसे, क्योंकि दो तीन नवाब हैं जो बंगाल के, वो इंपोर्टेंट हैं, वो पूछ सकता है। लिखो बंगाल के नवाबों का सही क्रम, बंगाल के नवाबों का सही क्रम, उस बंगाल के नवाबों का सही क्रम, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है बच्चों मुर्शीद कुली खां, फिर अलीवर्दी खां, फिर सिराजुद्दौला, ठीक है। सबसे पहले देखो मुर्शीद कुली खां, फिर अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां और लास्ट में सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपका वो आता है प्लासी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? प्लासी वॉर, प्लासी का युद्ध हुआ था बच्चों 1757 में, 1757 में। और किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव यानी कंपनी के बीच, ठीक है। ये जो सिराजुद्दौला है इसके ब्रैकेट में लिखो बंगाल नवाब पूछेगा, वो सिराजुद्दौला प्लस कंपनी, कंपनी मतलब ब्रिटिश कंपनी, यह ऐसे पूछ देगा जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव इसका क्या कर रहा था? नेतृत्व कर रहा था। जैसे भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोग इसको क्या कर लोगे? चेक कर लोगे, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध अगर कभी पूछता है तो 1757 में जो अपने आप में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, उसके साथ जो दूसरा व्यक्ति था उसका नाम अपने आप में क्या था? ये मतलब सिराजुद्दौला और कंपनी जो थी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको बक्सर का युद्ध, यहीं पर वॉर ऑफ बक्सर, ठीक है। ये मॉडर्न में पहुंच गया अब। ये हुआ था 1764, 1764 में हुआ था। और इसमें कंपनी और मीर कासिम के मध्य हुआ था, ठीक है। यानी इसमें कंपनी यानी ब्रिटिश कंपनी प्लस वहां से कौन था? मीर कासिम की सेना थी, मीर कासिम की सेना के मध्य ये वॉर हुआ था, ठीक है। इसके बाद अगला जो आता है मीर कासिम कर देना, ठीक है इसको, मीर कासिम के मध्य हुआ था। अगला जो आता है बक्सर के युद्ध के बाद वो आता है यहाँ पे शेर ए मैसूर, किसको कहा जाता था? मैसूर का शेर, शेर ए मैसूर, ये था बच्चों टीपू सुल्तान। कौन था? टीपू सुल्तान। और इन लोगों ने जो मैसूर थे इसने 4 अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़े। लिखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। ये जो है ये जो युद्ध थे कौन कौन से थे? आंग्ल मतलब अंग्रेज, मैसूर मतलब मैसूर राज्य, ठीक है। यानी फर्स्ट आंग्ल मैसूर, सेकंड आंग्ल मैसूर, थर्ड आंग्ल मैसूर और फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। फोर्थ आंग्ल मैसूर,
ये युद्ध कब कब हुए थे, ये आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769 तक हुआ था। ठीक है, 67 से 69 तक हुआ था। सेकंड हुआ था 7080 से 84 तक। तीसरा हुआ था 1790 से 1792 तक। और फोर्थ हुआ था 1799 में। इसी 1799 में टीपू सुल्तान क्या हुआ था, मारा गया था। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी, तब ध्यान रखना इसमें लिख दो टीपू सुल्तान की मृत्यु, सुल्तान की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। और किस किले पे हुई थी पूछता है, श्रीरंगपट्टम की। ठीक है, श्रीरंगपट्टम लिखो यहाँ पे, श्रीरंगपट्टम। कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि जो टीपू सुल्तान था वो कहां पर मारा गया था, तो श्रीरंगपट्टम पे वो क्या हुआ था, मारा गया था। ये ध्यान रखना आप लोग, श्रीरंगपट्टम। और हैदर अली जो मारा गया था इसका पिता था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। ठीक है, लिखो हैदर अली मारा गया, लिखो किसमें क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। और पोर्टनोवा के युद्ध में बोलते हैं उसको। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो पोर्टनोवा, पोर्टनोवा युद्ध में। ठीक है, वैसे इतना नहीं पूछेगा आपसे, सिर्फ ये पूछता है कि हैदर अली की मृत्यु किस अपने आप में जो है मैसूर युद्ध में हुई थी, या उसके पुत्र टीपू सुल्तान की मृत्यु किस अपने आप में क्या हुई थी, ये उसमें हुई थी, आंग्ल मैसूर युद्ध पे। आंग्ल मैसूर मतलब अंग्रेज और मैसूर के मध्य राज्य के मध्य जो युद्ध थे वो था। ऐसे ही मराठा है बच्चों, तो ऐसे आप लोग क्या करोगे, 3 आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में भी लिखोगे। लिखो आंग्ल मराठा, यानी अंग्रेज और मराठा के बीच जो युद्ध हुए थे। ठीक है, इसमें फर्स्ट पहला कब हुआ था, सेकंड कब हुआ था, सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध, और ऐसी तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। ये 3 युद्ध आते हैं जो अपने आप में आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये हुआ था लगभग 1775 से 1782 तक, 1782 के मध्य। ठीक है, ये हुआ था लगभग 1803 से 1805 के मध्य, और ये हुआ था लगभग 1817 1818 के आसपास। ठीक है, ये जो 3 आंग्ल अपने आप में आंग्ल और मराठा युद्ध हैं, ये भी अपने आप में 1719 कर देना इसको, 1817 से 1819 के आसपास हुआ था, दूसरा 3 से 5। ठीक है, अब देखना आपको एक चीज ये पता होनी चाहिए कि जो पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध है, ये पूछता है कि ये किस संधि से समाप्त हुआ था। लिखो सालाबाई की संधि से समाप्त, सालाबाई संधि। और ये कब हुई थी, 1782 में समाप्त हो। लिखो सालाबाई संधि से समाप्त लिखना है, सालाबाई संधि से समाप्त। अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था पहला वाला, वो किस संधि से समाप्त हुआ था, और ये सालाबाई की संधि कब हुई थी पूछता है, तो 1782 में। ठीक है, सेकंड और थर्ड आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इतना ज्यादा कि ये किससे हुआ था, और 3 युद्ध हुए थे इन लोगों के मध्य, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, ब्रिटिश गवर्नर जिसने विलय की नीति अपनाई, विलय नीति, डलहौजी, विलय नीति डलहौजी। ठीक है, यानी विलय नीति किसने के द्वारा अपनाई गई थी, डलहौजी के द्वारा। यानी जो भारतीय राज्य हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करने की जो पॉलिसी थी और सर्वाधिक जो विलय करने की नीति अपनाई थी वो लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी। और इसके द्वारा विलय किए गए राज्यों का सही क्रम पूछता है आपसे कि पहला राज्य कौन सा था जो इसने विलय किया था अपने साम्राज्य में, या इसमें। ठीक है, तो लिखो डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का क्रम। सबसे पहले सतारा किया था इसने। ठीक है, सतारा सबसे पहले लिखो, सतारा 1848 में। ठीक है, सतारा के बाद किया था तो इसने संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी व नागपुर, नागपुर। ये एक इसका सही क्रम था। ये क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले डलहौजी ने जिस राज्य को विलय किया था, यानी डलहौजी के द्वारा विलय किए गए राज्यों का सही क्रम में ये पूछता कि है। और इसने क्या किया, एक राज्य ऐसा था जिसको सिर्फ इस आधार पे अपने साम्राज्य में मिला लिया कि वहां पर शासन सही तरीके से नहीं चल रहा, यानी कुशासन के आधार पर। तो लिखो कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य का विलय किया था, कुशासन के आधार पर विलय
किसका गया था? अवध का गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, कुशासन के आधार पर किस राज्य का विलय किया था? अवध का। इसके बाद आपका शुरू होता है उत्तराखंड, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं बिना उत्तराखंड पढ़े आपकी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलेगी। कुछ भी कर लीजिए आप, कितना पढ़ लीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए बस, क्योंकि आपको उत्तराखंड बिना चैन नहीं आएगा, मुझे पता है। तो पहला क्वेश्चन लिखो आप, गढ़वाल पर गोरखों का अधिकार कब हुआ था? गढ़वाल पर गोरखा अधिकार, गढ़वाल पर गोरखों का अधिकार हुआ था 1804। कब? जब खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, जिसमें प्रद्युम्न शाह मारा गया, उसी के बाद गढ़वाल पर गोरखों का क्या हुआ था? अधिकार हुआ था। यहीं पर एक क्वेश्चन किताब देखने को मिलती है आपको, वैली ऑफ दून किसके द्वारा लिखी गई है? वैली ऑफ दून। ठीक है, ये लिखी गई है बच्चों A.R. गिल के द्वारा। A.R. गिल, यानी वैली ऑफ दून किसके द्वारा लिखी गई है? A.R. गिल के द्वारा लिखी गई। ये क्वेश्चन भी आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, सभासार किसके द्वारा रचित है? सभासार, ये की रचना की है बच्चों सुदर्शन शाह द्वारा। सुदर्शन शाह के द्वारा क्या किया गया है? सभासार की रचना की गई है। और ये जो सभासार है, ये किस भाषा में है अगर पूछेगा तो ब्रज भाषा में सभासार की उसने क्या की थी? रचना की थी। और कितने खंडों में इसको प्रकाशित किया? 7 खंड में इसको क्या किया गया है? प्रकाशित किया गया है। ठीक है, यानी 7 खंडों में है। और जो सुदर्शन शाह था, ये किस नाम से कवि लिखता था? सूरत नाम से रचना करता था। लिखो, सूरत नाम से रचना करने वाला शासक भी पूछ सकता है। सूरत नाम से रचना करने वाला शासक का नाम भी पूछ सकता है। तो वहां गड़बड़ मत करके आना कि जो सूरत नाम से रचना करता था वो कौन करता था अपने आप में? ये मतलब सुदर्शन शाह। अगला लिखो, टिहरी का जो प्रथम राजा था, टिहरी रियासत का प्रथम नरेश था, सुदर्शन शाह था। यहीं पे लिखो, टिहरी का प्रथम नरेश, टिहरी रियासत आ गया। ठीक है, टिहरी रियासत का प्रथम नरेश, प्रथम राजा जिसको बोल सकते हो। ठीक है, प्रथम राजा कौन था? अपने आप में सुदर्शन शाह था। ये क्वेश्चन फॉर्म पे ही आपको लिखना है। अगला लिखो, सुदर्शन शाह द्वारा टिहरी को अपनी राजधानी कब बनाया गया? सुदर्शन शाह के द्वारा टिहरी को अपनी राजधानी, सुदर्शन शाह द्वारा टिहरी को अपनी राजधानी कब बनाया गया था? 28 दिसंबर 1828। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन भी पूछता है आपसे कि इसके द्वारा 1815, ठीक है, सॉरी 28 नहीं 1815 कर देने, 28 दिसंबर 1815। ये क्वेश्चन पूछता है आपसे कि टिहरी को राजधानी कब बनाया गया था? ये है अपने आप में सुदर्शन शाह द्वारा 1815 में। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, सुदर्शन शाह द्वारा अपने राजभवन यानी पुराना दरबार का निर्माण। अब देखना, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपसे कहा था कि लिखो, सुदर्शन शाह द्वारा पुराना दरबार का निर्माण, पुराना दरबार का निर्माण कब किया था पूछेगा तो 1848। उसमें मैंने परसों पिछली क्लास में 1815 कहा था ना, ब्रैकेट में 1815 भी करना है। ठीक है, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है उत्तराखंड में इतिहास की किताबों का, कहीं कुछ लिखते हैं कहीं कुछ लिखते हैं, तो कंफर्म उन्हीं को नहीं है। शायद ये किया होगा, शायद ऐसा हो सकता है, मेरा अनुमान ये है कि ऐसे इस टाइप की लैंग्वेज लिखते हैं। तो हमने दोनों विकल्पों को लेकर चलना है, दोनों आगे तो 1848 1848 की ओर हमने जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, टिहरी रियासत का प्रथम बंदोबस्त कब और किसके समय में हुआ था? 1823 में। लिखो, टिहरी रियासत का प्रथम बंदोबस्त, टिहरी रियासत का प्रथम बंदोबस्त, लैंड सेटलमेंट, ठीक है, 1823 में हुआ था। किसके समय में था? सुदर्शन शाह, ब्रैकेट में लिखो सुदर्शन शाह, यानी सुदर्शन शाह के समय ही टिहरी रियासत का प्रथम बार क्या हुआ था? बंदोबस्त हुआ था। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, 1857 के विद्रोह के समय टिहरी नरेश कौन था? जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय टिहरी जो नरेश था वो कौन था? टिहरी रियासत में राजा कौन था? सुदर्शन शाह था। ठीक है, तो लिखो 1857 के विद्रोह के समय टिहरी नरेश कौन था? टिहरी नरेश कौन था? सुदर्शन शाह था, ध्यान रखना। ठीक है, सुदर्शन शाह था और इसने अंग्रेजों की भरपूर क्या की थी? सहायता भी की थी, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपने लिखना है बच्चों, बाड़ाहाट प्रशस्ति की रचना, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको, बाड़ाहाट प्रशस्ति, बाड़ाहाट प्रशस्ति की रचना ये की थी बच्चों, ये एक इनकी दरबार में थे, उनका नाम था हरिदत्त शर्मा। ठीक है, इन किसके दरबार में थे? हरिदत्त शर्मा। और ये हरिदत्त शर्मा जो थे, ये जो बाड़ाहाट प्रशस्ति है ना, ये सुदर्शन शाह कालीन है, यानी जब सुदर्शन शाह शासन कर रहा था
उसके समय की है, ठीक है। सुदर्शन शाह कालीन लिख दो इसको। और ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसी बाड़ाहाट प्रशस्ति में सुदर्शन शाह को एक नया शब्द दिया गया, कलाविदों का शिरोमणि। लिखो, बाड़ाहाट प्रशस्ति में किसे कलाविदों का शिरोमणि, कलाविदों का शिरोमणि कहा गया है, ठीक है। कलाविदों का शिरोमणि कहा गया है, शिरोमणि कहा गया है, ये याद रखना आप लोग। कलाविदों का शिरोमणि कहा गया बच्चों बाड़ाहाट प्रशस्ति में सुदर्शन शाह को। सुदर्शन शाह को क्या कहा गया है? कलाविदों का शिरोमणि कहा गया है। ये क्वेश्चन भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन लिखना है, सत्यानंद, दुर्गादत्त व वासवानंद प्रसिद्ध ज्योतिष थे, किसके दरबार में थे? लिखो, सत्यानंद प्लस दुर्गादत्त प्लस वासवानंद प्रसिद्ध ज्योतिष, प्रसिद्ध ज्योतिष, ये किसके दरबार में थे? सुदर्शन शाह के दरबार में, ठीक है। सुदर्शन शाह के दरबार में थे, ठीक। अब देखिए, आजकल थोड़ा सा ऑड भी लग रहा होगा आपको इस तरीके से पढ़ना, क्योंकि मेरी हैबिट है नहीं ऐसे पढ़ाने की। मैं तो मतलब उस चीज़ पे बिलीव करता हूँ जो थोड़ा सा मतलब डेप्थ में चीज़ों को समझा के पढ़ाए। बट ये एक प्रकार का, मैंने कहा ना आपसे कि लास्ट में ओवरऑल क्या है, हमें फैक्ट देखने हैं। वनडे एग्जाम है आपका, पटवारी, लेखपाल पुलिस, जितने भी आपके एग्जाम हैं उसके लिए ये आपका काम कर जाए, मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है। 90 डेज क्रैश कोर्स होने के बाद जिसको डीप पढ़ना है वो पढ़ता रहेगा, जो फाउंडेशन क्लास है उसके नंबर बढ़ जाएंगे और साथ में एनसीईआरटी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की शुरू हो जाएगी। सुदर्शन दर्शन कविता किसने लिखी? लिखो, सुदर्शन दर्शन, ठीक है। सुदर्शन दर्शन कविता जो लिखी है बच्चों मौला राम द्वारा, किसके द्वारा लिखी गई है? मौला राम के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और इनको जो सुदर्शन शाह के समय उचित सम्मान मिलने पर इनकी निंदा भी की है, ठीक है। मतलब न मिलने के कारण के, मतलब इनको सुदर्शन शाह जब शासन कर रहा था, इनको लगा कि मुझे उतना सम्मान नहीं मिला तो इनने निंदा की, लेकिन ये छोड़ दो अभी। टिहरी में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक लिखो, टिहरी में सर्वाधिक लंबा शासन लिखो, सर्वाधिक लंबा शासन किसका था? सुदर्शन शाह का। अब रीजनिंग के क्वेश्चन जो है क्लास नंबर 50 से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ही हिस्ट्री वाला निकल जाएगा। अगला लिखो, ब्रिटिश पर्यटक मूरक्राफ्ट टिहरी किसके समय में पहुंचा था? मूरक्राफ्ट टिहरी पहुंचा, लिखो, ब्रिटिश पर्यटक मूरक्राफ्ट टिहरी जो पहुंचा था, मूरक्राफ्ट टिहरी पहुंचा किसके समय में पहुंचा था? सुदर्शन शाह के समय में, ठीक है। मूरक्राफ्ट टिहरी पहुंचा, लिखो, किसके समय में? सुदर्शन शाह के समय में। अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, मौलाराम, माणकू, चैतू आदि कवियों ने भी सुदर्शन शाह के दरबार में आश्रय पाया, ठीक है। नोट करके लिखो, नोट करके लिखो, मौलाराम, माणकू और चैतू, ये सब के सब कौन है? चित्रकार थे बच्चों। ये कौन थे? सब चित्रकार थे, कुछ समय के लिए सुदर्शन शाह के दरबार में भी रहे थे, ऐसे लिख देना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखना है, सुदर्शन शाह को दाता, दाता, ज्ञाता और सुरमा कहा कवि अजब राम ने। लिखो, सुदर्शन शाह को किसने, सुदर्शन शाह को किसने दाता, यानी दाता मतलब जो दान देता है, ठीक है। ज्ञाता मतलब जो ज्ञान, हर चीज का ज्ञाता हो, और सुरमा, सुदर्शन शाह को ज्ञाता, दाता, ज्ञाता, सुरमा कहा कवि अजब राम ने, कवि अजब राम के द्वारा इनको क्या कहा गया था? दाता, ज्ञाता और सुरमा की संज्ञा दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, सुदर्शनोदय काव्य किसकी है? लिखो अगला, सुदर्शनोदय, सुदर्शनोदय काव्य ये लिखी गई है बच्चों अपना कुमुदानंद द्वारा, कुमुदानंद के द्वारा ये सुदर्शनोदय काव्य की रचना की गई है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपको ये लिखना है, 3 व्यक्ति ऐसे थे जिसमें कि 2 कुमाऊं से और एक नेपाल से किसके दरबार में आए थे? सुदर्शन शाह के दरबार में, तो उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन लिखो अगला आप लोग, गुमानी पंत, गुमानी पंत प्लस मनोरथ, प्लस मनोरथ व मोक्ष मंडल, प्लस मनोरथ, ये 2 तो कहाँ से थे? कुमाऊं से, ठीक है। ये दोनों कहाँ से आए थे? कुमाऊं से, प्लस मोक्ष मंडल ये नेपाल से, ये कहाँ से था? नेपाल से था। क्या लिखोगे? डैश करके, सुदर्शन शाह के दरबार में आए लिख दो,
सुदर्शन शाह के दरबार में आए, लिखो मैं उनसे भेंट करने के लिए आए थे। ठीक है, कौन कौन? गुमानीपन, मनोरथ व मोक्ष मंडल। अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, सुदर्शन शाह ने अपनी मुद्राओं पर लेख खुदवाए किस भाषा में? लिखो सुदर्शन शाह की मुद्रा में लेख, संस्कृत भाषा में लेख, लिखो संस्कृत भाषा में लेख खुदवाए इनने। ठीक है, किसने? सुदर्शन शाह ने अपनी मुद्राओं में। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, सुदर्शन शाह को सूम, कृपण और खशिया नृप किसने कहा? लिखो सुदर्शन शाह को, अगला लिखना है। ठीक है, सुदर्शन शाह को किसने, एक तो लिखो सूम, दूसरा लिखो कृपण और तीसरा खशिया, और खसिया किसने कहा? मौला राम जी ने। परेशान होंगे ना मौला राम इनसे। ठीक है, मौला राम जी ने इनको क्या कहा था? सोम, कृपण और खसिया जैसे उपनामों से संबोधित किया था। ठीक है, अगला लिखो, देवप्रयाग में हिंदी संस्कृत पाठशाला किसने खोली? देवप्रयाग में हिंदी संस्कृत पाठशाला भवानी शाह। किसने खोली थी? भवानी शाह। और टिहरी नरेशों का क्रम याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले सुदर्शन शाह, फिर भवानी शाह, जो भी आए थे, कीर्ति शाह, प्रताप शाह, नरेंद्र शाह, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। ये सब आपका एक सही, मतलब जो सीरीज आती है वो हमेशा ध्यान रखना कि आगे पीछे कभी ना क्वेश्चन पूछ सकता है कि सही सीरीज क्या है, या कौन सबसे पहले था, कौन सबसे एंड में था। ठीक है, लिखो टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो की थी प्रताप शाह ने की थी। ठीक है, किसने की थी? प्रताप शाह। अब ऐसा तो लिखने की जरूरत नहीं है ना कि प्रताप नगर किसने बसाया था, प्रताप शाह, ये तो खुद ही कर लोगे। ठीक है, अगला लिखो, टिहरी के निकट प्रताप नगर की स्थापना किसने की? लिखने की जरूरत नहीं है, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, लिखो, माता गुलेरिया किसकी संरक्षिका थी? मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको, माता गुलेरिया संरक्षिका थी, माता गुलेरिया संरक्षिका। ये क्वेश्चन भी थोड़ा आपको डाउटफुल लगेगा। ठीक है, और इसको मैं क्रॉस चेक करके एक बार बता दूंगा। कीर्ति शाह लिख दो फिलहाल के लिए, कीर्ति, क्योंकि ईयर वगैरह में कंफ्यूज है इसमें। ठीक है, मैंने पहले शायद कभी जब पढ़ाया होगा आपको तब कुछ समझाया होगा। माता गुलेरिया संरक्षिका लिखो कीर्ति शाह के। अगला लिखो, अंग्रेजों ने CSI की उपाधि किसको दी थी? CSI उपाधि किसके द्वारा मिली थी? अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों द्वारा CSI की उपाधि किसको दी गई थी? कीर्ति शाह को दी गई थी। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, यहां से क्वेश्चन लिखना है, नरेंद्र हिंदू लॉ ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? नरेंद्र हिंदू लॉ ग्रंथ प्लस यहीं पर लिखना आपको गढ़वाल का इतिहास, गढ़वाल का इतिहास। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? हरिकृष्ण रतूड़ी। ठीक है, हरिकृष्ण रतूड़ी जी ने इसमें क्या निभाई थी? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक, अगला लिखा आपने, झोटा मारने तथा वेद वार्ता की प्रथा को समाप्त किसने किया था? लिखो, टिहरी में झोटा मारने व वेद वार्ता की प्रथा समाप्त, प्रथा समाप्त किसके द्वारा की गई थी? कीर्ति शाह के द्वारा। कीर्ति शाह के ही द्वारा ये दोनों ही क्या की थी? प्रथाएं समाप्त की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, स्वामी रामतीर्थ का टिहरी में आगमन किसके समय हुआ था? स्वामी रामतीर्थ का टिहरी आगमन लिखो, स्वामी रामतीर्थ का टिहरी आगमन, टिहरी आगमन किसके समय हुआ था? कीर्ति शाह के समय। ठीक है, वहीं पे मैंने लिख दिया कि स्वामी रामतीर्थ का टिहरी आगमन किसके समय हुआ था? अपने आप में कीर्ति शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, टिहरी में घंटा घर का निर्माण, कृषि बैंक का निर्माण और कीर्ति नगर की स्थापना की गई, किसके द्वारा की गई थी? लिखो, टिहरी में घंटा घर प्लस कृषि बैंक प्लस कीर्ति नगर का निर्माण जो किया था वो कीर्ति
शाह के ही द्वारा किया गया था। ठीक है, ये था आपका आज का उत्तराखंड वाला पोर्शन। अब सिर्फ उत्तराखंड या जीएस से ही आपका काम नहीं चलने वाला है, आपके वहाँ कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आने वाले हैं। ठीक है, अब हम 2 क्लास कंप्यूटर की क्या करेंगे, मेन जो कंप्यूटर के फुल फॉर्म होते हैं वो एक जगह हम लोग क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं, ताकि आप लोग 30-35 अगर फुल फॉर्म में से एक क्वेश्चन भी आता है, क्योंकि रिस्क यही है, अगर आप 40 फुल फॉर्म पढ़ोगे तो एक क्वेश्चन ही आएगा, 2 से ज़्यादा नहीं आएंगे। बेसिक तो आपको पता ही होंगे। अब देखना 2 चीज़ें हैं, मैं फुल फॉर्म पूरा बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, पहली बात है। ठीक है, इतना फिर अब इतना समय पूरा बोर्ड पे लिखूं वो टाइम बर्बाद जाएगा, क्योंकि खाली वीडियो लेंदी हो जाती है। मैं क्या करूंगा, आपको यहाँ पे लिख दूंगा, आपको अगर स्पेलिंग वगैरह में दिक्कत होती है आप गूगल कर लेना, उसको सर्च कर लेना। ठीक है, देखो कंप्यूटर के कुछ फुल फॉर्म हैं जो इंपॉर्टेंट है, 2 क्लासेज आपकी इस पे चलेंगी, लगभग 10-15 आज बताऊंगा। पहला लिखो बेसिक, क्या लिखोगे आप लोग, बेसिक। इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, बेसिक एक लैंग्वेज है कंप्यूटर की, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बेसिक का क्या लिखना है, एक फुल फॉर्म लिखना है। ठीक है, दूसरा लिखना है आपको कैड, CAD, इसको बोलते हैं बच्चों कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसको भी आप लोग सेकंड याद रखोगे। ठीक है, तीसरा लिखना है कंपनी C डॉट, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। नेक्स्ट लिखना है कंप्यूटर की भाषा, मैंने कोमल बताई थी आपको, कोमल। इसको क्या बताया था मैंने आपको, कॉमन एल्गोरिदम लैंग्वेज, यानी कॉमन एल्गोरिदमिक लैंग्वेज, कॉमन एल्गोरिदम लैंग्वेज, कॉमन एल्गोरिदमिक लैंग्वेज। ठीक है, यानी COM, कॉमन एल्गोरिदमिक लैंग्वेज, ये मैंने आपको पढ़ा भी रखा है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी DOS, डॉस कहते हैं ना, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको DTS, डेस्कटॉप सिस्टम, DTS, डेस्कटॉप सिस्टम। ठीक है, क्या लिखोगे, DTS, डेस्कटॉप सिस्टम। इसके बाद आता है आपका DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ये डेस्कटॉप सिस्टम हो गया, डेस्कटॉप पब्लिशिंग हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों फैक्स, फार अवे जीरोक्स, जैसे बोलते हैं ना फैक्स कर दे करके, वो क्या होता है फैक्स, तो ये फैक्स होता है बच्चों फार अवे जीरोक्स। ठीक है, यानी जो फार अवे जीरोक्स होता है उसको बोलते हैं फैक्स। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्लोप्स, फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड। ठीक है, FLOPS, फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड, फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड, फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है HLL, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा बोलते हैं जिसको। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ISS, यानी इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछ चुका है, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, LAN, LAN मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला लिखो आप लोग लिक्विड डिस्प्ले यूनिट, लिक्विड डिस्प्ले यूनिट, LDU, लिक्विड डिस्प्ले यूनिट, लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। इसके बाद अगला आता है आपको बच्चों लिस्ट प्रोसेसिंग, LISP, लिस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, लिस्ट प्रोसेसिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, तो लिस्ट प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, और इसका फुल फॉर्म चेक कर लेना इसको, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, और कहीं कहीं पे ये IC को कुछ और बोलता है। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर देखना, MICR का फुल फॉर्म आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसी प्रकार से एक MIPS होता है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, यानी MIPS। नेक्स्ट आता है आपका मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड, मिलियन ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड, मिलियन ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड, MIOP। ठीक है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियन ऑफ ऑपरेशन, MOPS कर दो इसको, MOPS होगा। ठीक है, MOPS, मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड, मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपको मॉडम आता है, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, ये तो आपने सुना ही होगा, मॉडम,
मॉडम, ठीक है। मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडम का फुल फॉर्म भी पूछता है, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। इसके बाद बच्चों अगला आता है आपका पीसी डॉस, पर्सनल कंप्यूटर डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पीसी मतलब पीसी डॉस लिखो, पीसी DOS, इसको क्या बोलोगे, पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसके बाद आता है आपका पी रोम, प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, पी रो मतलब प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसके बाद आता है एक आरपीजी, आरपीजी का फुल फॉर्म होता है रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, यानी रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, ठीक है, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्नोबॉल, यानी स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज, SNO, स्नोबॉल, ठीक है, यानी स्ट्रिंग ओरिएंटेड, मतलब क्या लिखोगे, स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज, स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। लास्ट के 3 है, एक लिखो VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट लिखना है आपको वैन, यानी वाइड एरिया नेटवर्क, VANWN लिखो, वाइड एरिया नेटवर्क है, ठीक है। और लास्ट आपने लिखना है वो है VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। ये आपकी कहते हैं आज के कंप्यूटर के फुल फॉर्म। इतने ही फुल फॉर्म आपको लगभग कल भी मिलेंगे, तो आप मान के चलिए इन फुल फॉर्म में से कोई ना कोई आपका पेपर में दिख जाता है, ठीक है। होपफुली ये चीज़ें आपकी समझ आ भी रही, नहीं भी आ रही, क्या करना है, रटना तो है ही आपको, मजबूरी आपकी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।